हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए आज के दिन हम लोग सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरू करें। तो आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 में लगभग 0.35% की गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है, और वहीं पर निफ्टी बैंक लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में लगभग 1% की धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही थी। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 में जो निफ्टी बैंक का जो वेटेज होता है अप्रॉक्स 35% का होता है, और निफ्टी आईटी का जो वेटेज होता है वो अप्रॉक्स 15% का होता है। तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर निफ्टी 50 गिरेगा तो अगर निफ्टी बैंक गिरेगा तो निफ्टी 50 को पूरा लेकर गिरेगा। आज के दिन डीमार्ट की बात की जाए तो डीमार्ट में आज के दिन लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही थी, और इसे साफ क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि डीमार्ट का जो Q3 का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट मार्केट को अच्छा नहीं लगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले उस बिज़नेस को समझना होगा। तो अगर डीमार्ट की बात की जाए तो डीमार्ट खुद के एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इस वजह से इसका एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन नीचे की ओर डिक्लाइन होती है, और प्रॉफिट मार्जिन नीचे चला जाता है, और जिसे रिजल्ट में थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग डीमार्ट का ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और रिजल्ट पढ़ने का जो असली मीनिंग होता है ईयर ऑन ईयर चेक करना। क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि अगर इसके पिछले क्वार्टर में फेस्टिवल सीजन हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है जिसकी वजह से सेलिंग हाई हो, और अगले क्वार्टर में क्या वो फेस्टिवल सीजन कंटिन्यू रहेगा, तो शायद बिल्कुल नहीं। तो जो असली कंपेरिजन होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर डीमार्ट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बात करें एक्सपेंशन की, तो इस क्वार्टर में डीमार्ट लगभग 4 ही स्टोर खोला है, और एक्सपेंशन भी इस क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो देखने को मिल रही है। तो इस वजह से बहुत लोग डीमार्ट के एक्सपेंशन पे अपने पैसे लगाए हुए थे, कुछ लोग डीमार्ट के बिजनेस पे लगाए हुए थे। तो इस बार थोड़ी सी स्लो डाउन दोनों में देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि एक अच्छा बैट्समैन भी जीरो पे आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जीरो की आउट का मीनिंग ये नहीं कि कुछ भी स्कोर नहीं किया। इसने अच्छा खेला है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं खेला। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि डीमार्ट को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दें। तो आप लोग बिल्कुल डीमार्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, और ये बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। अगर स्मॉल कैप कंपनी होती तो हम लोग ज़रूर इस पर थोड़ी बहुत सोचते। बात करें HDFC की, तो आज के दिन HDFC में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। जहां पर फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ज़्यादा रेट हाइक हो रहा था, उसके बावजूद भी HDFC ने एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। तो आप लोग ऐसी कंपनियों को सारा लिस्ट बनाकर ही रखें जहां पर रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन उसके बाद मार्केट में पिटाई उस स्टॉक की हो जाए और नीचे गिरने लगे, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एक इन्वेस्टर के लिए बाइंग करने का। सिमिलर बातें मैं TCS के लिए भी कहूँगा, जहाँ पर TCS ने भी एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, और उसके बाद भी आज के दिन TCS में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक जब भी गिरेंगे तो ये अपने साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आप लोग TCS का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देख सकते हो, जहाँ पर इसकी प्रॉफिट ही इतनी है कि एक मिड कैप कंपनी TCS एक क्वार्टर के प्रॉफिट से ही खोल सकता है। तो ऐसी कंपनियों बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, और ऐसी कंपनी जब भी गिरती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो आप लोग इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझकर बाइंग करके आगे बढ़ सकते हो। बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी में आज के दिन 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, और मारुति सुजुकी ने आज के दिन से अपना प्राइस हाइक किया है। तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर पड़ने वाला है इसके चार्ट में और प्रॉफिट मार्जिन में। पहले तो मारुति सुजुकी ने अपने ईवी सेक्टर में एंटर करने का अनाउंसमेंट में सीधा ना कह दिया था, कि जहां पर मारुति सुजुकी का कहना था कि ईवी सेक्टर का कोई फ्यूचर नहीं है। और उस टाइम से मारुति सुजुकी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, और आप लोग देख सकते हो कि मारुति सुजुकी एक साल में सिर्फ 1% का ही रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन अभी के टाइम में मारुति सुजुकी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है और ईवी सेक्टर में घुसने की बातें कही है, जहां पर पहला मॉडल जो मारुति सुजुकी का आने वाला ईवी में वो 2025 का टाइम दिया गया है।
बात करें बजट की, तो इस बजट में देखा काफ़ी ज़्यादा जो फोकस होने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाला है। मीन्स आप लोग समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्लीट होता है सीमेंट, पाइपिंग, वायरिंग सेक्टर से कभी इसके बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आज के दिन चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाइपिंग सेक्टर के किंग एस्ट्रल को। तो आज के दिन पाइपिंग सेक्टर के किंग मीन्स एस्ट्रल में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट ही नहीं, एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो पॉलीकैप में आप एक साल का चार्ट देखो तो इसमें कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ पर पॉलीकैप में आप 52 वीक हाई से कैलकुलेट करें तो लगभग 10% की गिरावट ये देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंपनियों को अपने रडार पर रखें, पॉलीकैप, हैवेल्स, ये सभी को आप लोग रडार पर रख सकते हो। और मैं बोलूँगा सीमेंट सेक्टर में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धांधली चलते हुए देखने को मिलती है। और रिटर्न के मामले में भी सीमेंट सेक्टर कुछ बहुत बड़ा रिटर्न कमा कर अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देता है। आज ही के दिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, और ये डेटा दिसंबर क्वार्टर का है। और ईयर की बात करा जाए, आज के दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल रहा था, और जो ये डेटा सामने आया, ये डेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहाँ पर हम लोग का एक्सपोर्ट लगभग 12% से गिर चुका है, और इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग 34 बिलियन, या फिर आप लोग बोल सकते हो 34.5 बिलियन का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। और हम लोग लगभग 23 बिलियन के डिफिसिट में चल रहे हैं। डिफिसिट मीन्स हुआ हम लोग का जो एक्सपोर्ट है और जो हमारा इंपोर्ट है, हम लोग का इंपोर्ट बढ़ चुका है और एक्सपोर्ट घट चुका है, जिससे हमारी इनकम नेगेटिव हो चुकी है। मीन्स हम लोग लॉस में जा चुके हैं। यही होता है ट्रेड डिफिसिट। और जब हम लोग एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा। मीन्स जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि इसमें जो प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो हमारा इंटरनल मैटर नहीं है, वो हमारा एक्सटर्नल मैटर है। जहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो यूएसए से हो रहा है, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रियों से हो रहा है। हमारा कंट्री बिल्कुल अच्छे पाथ पर चल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, और हम लोग फिर से ग्रोथ की तरफ फोकस कर पाएंगे, और बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का जो प्राइस है रिकॉर्ड टाइम हाई हो चुका है, और इसकी जो झलक है मीन्स इसकी जो साइन है वो वेडिंग सीजन में थोड़ी सी फीकी देखने को मिल रही थी। और इसका जो इम्पैक्ट देखने वाला है वो टाइटन्स जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा, जहां पर टाइटन्स ने आज के दिन लगभग आधे % की गिरावट दर्ज की है। और इसके पीयर में जो भी स्टॉक है मीन्स जैसे कल्याण ज्वेलर्स और जो भी ज्वेलरी स्टॉक है उन सभी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस शादी के सीज़न में गोल्ड की बिक्री ज़्यादा नहीं हुई है। आज के दिन एक और बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहां पर ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बात है कि उनका ट्रेडिंग जो डे है T+1 डे कर दिया गया है। और ये जो लागू होने वाला है ये 27 जनवरी से ही लागू होने वाला है। बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस का जो एक सालों का जो चार्ट है आप लोग देख सकते हो, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में लगभग 25% की गिरावट, अप्रॉक्स 25% की गिरावट देखने को मिल रही। और 5 सालों की बात करें तो एक धुआंधार रिटर्न 250% का कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और बहुत सारे लोग इस बात से पैनिक है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। तो इसका जो रीज़न है रेट हाइक, और बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है वो है EMI पे वस्तुओं को बेचना। तो रेट हाइक होने की वजह से बहुत सारे लोग EMI से वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं। मीन्स EMI पे लोग कौन सी वस्तुओं को खरीदते हैं, EMI से वही वस्तु को खरीदते हैं जहाँ पर बहुत महंगी चीज़ें होती है। मीन्स जैसे गाड़ी हो गई, AC हो गई, सस्ती सस्ती चीज़ें लोग EMI पे नहीं खरीदते हैं। तो रेट हाइक होने की वजह से इसके सेल में डाउन होने को देखने को मिल रहा है। और जो दूसरी जो बड़ी वजह देखने को मिल रही है रिलायंस जियो का फाइनेंस सेक्टर में इंटर होना। तो इस वजह से जो ट्रेडर लोग हैं पैनिक मचा रखे हैं कि बजाज फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी एक कंपनी का आने से कोई दूसरी कंपनी इतनी ईजिली ख़त्म नहीं हो जाती। और जहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस आज भी मार्केट का किंग बनकर बैठा हुआ है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। HUL के आने से पतंजलि के आने से क्या HUL ख़त्म हो गया क्या? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जिस मार्केट में बर्जर पेंट ट्रेड कर रहा है उसी मार्केट में एशियन पेंट भी काम कर रहा है। तो क्या एशियन पेंट ख़त्म हो चुका है?
बिल्कुल नहीं। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक मार्केट में दो कंपटीटर एक तरह से कह सकते हो आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये चीज़ का नोटिस करना होगा कि रिलायंस जियो आएगा, वो किसी ना किसी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और हम लोग को ये देखना होगा कि वो मार्केट कैप्चर किसके हाथों से कर रहा है, क्या वो बजाज फाइनेंस के हाथों से कैप्चर कर रहा है या फिर किसी और कंपनी की। और जनरली जो देखा गया है कि जो मार्केट कैप्चर किया जाता है वो छोटी छोटी कंपनी उसमें सबसे जल्दी पिसती है और बड़ी कंपनी खुद को बचा लेती है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।